बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सोशल मीडिया के संचालन करने वाले संयोजक साथी अमित मिश्रा जी एवं सोशल मीडिया संचालन समिति के सदस्य बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री साथी सुबेश जी, साथी संजय जी, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष साथी बालकृष्ण मेहता जी, साथी उपाध्यक्ष चिकित्सा संघ साथी बिंदु कुमारी जी, साथी कल्पना जी एवं अन्य सदस्य साथियों का तथा लगातार इसके संचालन में अहम भूमिका अदा करने वाले स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के नौजवान नेता कामरेड निशांत जी का मैं अपने तरफ से और अपने संगठन के तरफ से इन लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज मैं पुनः इस बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फेसबुक पेज से लाइव के दौरान हमारे संदेश को सुनने वाले तमाम साथियों का आगे आने वाले समयों में जो साथी सुनेंगे उन साथियों का बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य से लेकर के प्रखंड स्तर के पदधारकों का, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्य से लेकर के प्रखंड स्तर तक के पदधारकों का, तमाम सामान्य सदस्यों का, बिहार के अंतर्गत काम करने वाले तमाम संविदा भाई बहनों का और संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की लड़ाई में का नेतृत्व करने वाले और हमारे लड़ाई के का सहयोग करने वाले, नैतिक शारीरिक रूप से सहयोग करने वाले, सैद्धांतिक रूप से संविदा के नियोजन का विरोध करने वाले जो जनवादी ताकतें हैं, उन तमाम जनवादी ताकतों का, उनके नेतृत्वकारी साथियों का हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से और अपने तरफ से उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, संविदा के बहाली के संबंध में भारत सरकार के द्वारा एक स्पष्ट नियम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970। ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 में ये व्यवस्था है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति का काम है, जहां अस्थायी प्रवृत्ति का काम चल रहा है, वहां ठेका संविदा पर बहाली नहीं की जा सकती है और ठेका संविदा पर विशेष परिस्थिति में बहाली हो भी गई तो वह 1 से लेकर के 2 वर्ष के लिए ही की जा सकती है। उसको पुनः नियमित कर देना होगा और बहुत समय तक ठेका और संविदा के बहाली को नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन आज जो हालात है, खास करके स्वास्थ्य विभाग के संबंध में हम अपनी बात को रखना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक प्रलय और कयामत नहीं आएगा, तब तक गर्भाधान होगा, बच्चे पैदा होंगे, टीकाकरण होगा, लोग बड़े होंगे, बीमारियां होंगी, इलाज होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वर्ष 1990 के बाद जब पूरे विश्व के बदले हुए आर्थिक परिदृश्य के कारण भारत की सरकार ने भी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के नारे के साथ इस देश का संचालन शुरू किया और जब निजीकरण की बात आई तो भारत सरकार के द्वारा ये तर्क दिया गया कि हम भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश कराएंगे, जिस निवेश के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक गति आएगी। लेकिन आज जब हम इसकी का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी विदेशी कंपनी के द्वारा अलग से कोई नई कंपनी, कोई कल कारखाना नया खोल करके यहाँ पर निवेश नहीं किया गया, बल्कि उल्टे जो भारत सरकार के मुनाफा में चलने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, उनके शेयर को विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है और निवेश के बजाय आज विनिवेश किया जा रहा है। विनिवेश के संबंध में भारत सरकार के द्वारा ये बात कही गई थी पहले कि जो घाटे पर चलने वाले हमारे प्रतिष्ठान हैं उनका हम विनिवेशीकरण करेंगे। लेकिन आज जो मुनाफा पर चलने वाले प्रतिष्ठान हैं, जो भारत के रत्न हैं, उन 9 रत्नों को भी भारत सरकार के द्वारा विनिवेशीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। और जब निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की बात आई, जब इस देश में मार्केट इकोनॉमी का प्रचलन बढ़ा, जब वित्तीय पूंजी के दबाव पर किसी भी देश के बजट प्रबंधन की जो व्यवस्था कायम की गई,
उसमें यह बात लाया गया कि जीडीपी के 3% से ज़्यादा घाटा का बजट नहीं बनाया जा सकता है। और सरकार के द्वारा जब ऊपर के लोगों से, कारपोरेट जगत के लोगों से इनकम टैक्स की वसूली, वेल्थ टैक्स की वसूली, एक्साइज टैक्स की वसूली, सेल टैक्स की वसूली सही ढंग से नहीं हो जाने के कारण काला धन पर अंकुश नहीं लगाए जाने के कारण सरकार का राजस्व जब घटने लगा और ऊपर के लोगों को, कारपोरेट के लोगों को और ऊपर के ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं पर किए जाने वाले खर्चों में सरकार जब कटौती नहीं कर पाई, तब सरकार जो अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग थे, स्वास्थ्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, ये सभी के सभी जो अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग हैं, इन विभागों में निजीकृत संविदा पर बहाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वैसे आज का विषय हमारा है संविदा कर्मियों की व्यथा। मनुष्य की व्यथा कई कारणों से होती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी उसकी व्यथा होती है, बेरोजगारी के कारण भी व्यथा होती है, रोग बीमारी हो जाने के कारण, दर्द के कारण भी व्यथा होती है। लेकिन तुलसीदास ने लिखा है कि वैसे ही जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। तो ये जो अपमान संविदा के कर्मी झेल रहे हैं, एक ही कार्यालय में, एक ही डिग्री, एक ही योग्यता, एक ही काम और उनका सेवा शर्त 2 प्रकार का है। इस तरीके से जो अछूत के जैसा व्यवहार उस कार्यालय में इनके साथ, संविदा कर्मियों के साथ किया जा रहा है, ये इनकी व्यथा का सबसे बड़ा कारण है। मैं आरा का रहने वाला हूँ और आरा का क्षेत्र कहावत के लिए मशहूर है। वहाँ ये कहावत है कि संविदा का नौकरे अब बांस का टोकरी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ऐसे कहावत, ऐसे ऐसे प्रोवर्ब, ऐसे ऐसे मुहावरे संविदा कर्मियों के बारे में कहे जाते हैं। आज जो विभाग में, हमारे स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, आज से करीब 11 साल पहले संविदा कर्मियों को, जो स्वास्थ्य विभाग में रिक्त स्वीकृत पद था, जहां स्थायी बहाली सरकार को करनी थी, वहां बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि यहां रोस्टर क्लियरेंस करने में, बहाली करने में देर होगा, इसलिए इस देर को होने के रोकने के लिए, जनता को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए परीक्षा के माध्यम से संविदा पर रिक्त पद के विरुद्ध नियोजन किया गया और ये बात कही गई थी कि शीघ्र इनकी सेवा नियमित कर दी जाएगी। आगे आने वाले दिनों में सभी किस्म के संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा को अस्थायी करने के लिए भूतपूर्व मुख्य सचिव और जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के भी पद पर रह चुके हैं अशोक चौधरी, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिस कमेटी का कार्यकाल साल दर साल बढ़ते चला गया और अंततः जब उसने रिपोर्ट सौंप दिया है अपना अशोक चौधरी कमेटी ने, और कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त है और सरकार ने इसको CPI-ML के विधायक दल के नेता महबूब आलम के द्वारा बिहार विधानसभा में किए गए तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने कबूल किया है कि हमको रिपोर्ट प्राप्त हो गया है और हम रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट कब लागू होगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। वैसे संविदा पर काम करने वाले भी 2 प्रकार के हैं। एक जो स्वीकृत रिक्त पद के विरोध में जिनको संविदा पर नियोजित किया गया है, और दूसरे ऐसे हैं जिनका रिक्त स्वीकृत पद नहीं है, वो बिना पद के ही उनको संविदा पर नियोजित कर लिया गया है। जैसे 2007 के बाद 2005 के बाद जब 18 राज्यों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ीकरण करने के लिए और राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पहुंचाने के लिए जब प्रयास शुरू हुआ, तो उस समय चिकित्सकों से, प्रबंधकीय कार्य से चिकित्सकों को मुक्त करके केवल चिकित्सकीय कार्य में लगाने के लिए और अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उन योजनाओं को तोड़ करके जब भारत की सरकार ने परियोजना में तब्दील कर दिया, उन तमाम परियोजनाओं के संचालन को पर्यवेक्षण करने के लिए, प्रबंधन की काम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया। स्वास्थ्य समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठित एक सरकारी NGO है और इसमें जिला प्रबंधक से लेकर के
आरपीएम से लेकर के, राज्य से लेकर के और प्रखंड तक प्रबंधकीय पद, मैनेजरियल पद पर नियोजित किए गए, जिनका कोई भी स्वीकृत पद नहीं है। और उसी में एएनएम को भी नियोजन किया गया, जिनका भी कोई पद स्वीकृत विधिवत स्वास्थ्य समिति के द्वारा नहीं किया गया था। आगे आने वाले दिनों में जब अस्थायी नियुक्तियां हुई तो जो सरकारी स्तर पर जो पद स्वीकृत हैं एएनएम के, उनके अधीन उनकी नियुक्ति नियमित हुई है। लेकिन एनएचएम के अंतर्गत जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनका पद स्वीकृत नहीं है। वे बिना पद स्वीकृत के ही संविदा पर काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है या यक्षमा के अंतर्गत आरएनटीसीपी चल रहा है, इसमें भी जो काम करने वाले हैं, इनका पद स्वीकृत नहीं है। पहले भारत सरकार के द्वारा यक्षमा उन्मूलन, कुष्ठ उन्मूलन, फलेरिया उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन जैसे बीमारियों के लिए जो बीमारियां भारत में तेजी से अपना पांव पसार रही थी, उन बीमारियों को रोकने के लिए भारत की सरकार ने योजना बना करके लेप्रोसी, टीबी, फलेरिया, मलेरिया सहित 11 स्मॉल पॉक्स 11 योजनाएं भारत सरकार की राज्य में चला करती थी। आगे आने वाले दिनों में जब 90 के बाद नीतियों में परिवर्तन हुआ, तो नीतियों में परिवर्तन के कारण भारत की सरकार ने इन योजनाओं को परियोजनाओं में तब्दील कर दिया, अभियान में तब्दील कर दिया, कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। आज कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है, पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान है, कार्यक्रम है, परियोजना है, इसमें तब्दील कर दिया गया है आज तमाम योजनाओं को। और इनमें काम करने वाले सारे लोग बिना स्वीकृत पद पर संविदा के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो आरबीएसके में काम करते हों, चाहे वो आरएनटीसीपी में काम करके यक्षमा भगाने में लगे हुए हों, चाहे वो लेप्रोसी में भी जो नई बहालियाँ नियोजन हुआ है, वो नियोजन कोई भी स्वीकृत रिक्त पद पर नहीं हुआ है। आज ये सबसे बड़ा संकट है। तो जो संविदा के लोग काम करने वाले हैं, इनका जो मानदेय है, इस मानदेय में भी विसंगति है। नियमानुसार जो मानदेय का भुगतान है, बिहार की सरकार के द्वारा जो मानदेय देने के लिए मापदंड निर्धारित किया गया है, उस मापदंड के अनुसार उस पद का न्यूनतम वेतनमान और उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्तों को जोड़ करके उसका न्यूनतम वेतनमान निर्धारण किया जाना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो रिक्त पद पर भी, संविदा के रिक्त पद पर भी जो काम कर रहे हैं, उनको भी इस हिसाब से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। अभी बिहार में रिक्त पद पर जो संविदा पर जिनका नियोजन हुआ है संविदा के रूप में, उनके भी मानदेय के भुगतान में सरकार के द्वारा फार्मासिस्टों का जो बहुत समय से उनके मानदेय में विसंगति थी, उसके विसंगति को दूर किया गया है। परिचारिकाओं के विसंगति को दूर किया गया है। लेकिन और काम करने वाले जो फार्मासिस्ट के समतुल्य ही, जिनकी डिग्री है, संविदा पर काम करने वाले एक्सरे टेक्नीशियन हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, आपको और सब जो इंटर पास करने वाले हैं, ओटी असिस्टेंट हैं, तो इन सब का जो मानदेय है अभी फार्मासिस्ट से कम है। और जो मानदेय सुधरा भी है, वो भी परिचारिका श्रेणी ए का और फार्मासिस्ट का कई मेडिकल कॉलेजों में या कई जिला मुख्यालय के अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा, जो स्वीकृत रिक्त पद पर नहीं है, जो एनएचएम के अधीन काम कर रहे हैं, उनका मानदेय कम है, बशर्ते जो मानदेय मिलता है सरकारी अस्पतालों में रिक्त स्वीकृत पद पर काम करने वाले लोगों का, उसके तुलना में कम मिलता है। अब आरबीएसके में जो काम करने वाला फार्मासिस्ट है, आरबीएसके में जो काम करने वाली एएनएम है, उसका मानदेय 11,500 और 12,000 रुपया है। जबकि जो एएनएम संविदा पर काम कर रही है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जिसको नियोजित किया गया है, या जिस फार्मासिस्ट को बिहार सरकार के द्वारा नियोजित किया गया है, या जिस एक्सरे टेक्नीशियन को बिहार सरकार के द्वारा नियोजित किया गया है, उसका मानदेय आरएनटीसीपी में काम करने वाले एक्सरे टेक्नीशियन के तुलना से कम है। यानी जो संविदा पर काम करने वाले हैं, उनके बीच में भी आपस में विसंगतियां हैं। ये परिस्थिति है संविदा पर काम करने वाले लोगों की। और तीसरे किस्म के संविदा के वे लोग हैं
जो आउटसोर्सिंग के तहत काम करते हैं। यानी संविदा पर भी काम करने वाले 3 किस्म के हैं और ये तीनों का आर्थिक विसंगति अलग अलग है और तीनों को मिलकर के एक ही व्यथा है कि इनका सेवा का कोई गारंटी नहीं है। ये इस भय में गुजर रहे हैं कि कब 1 महीना पहले नोटिस दे करके हमारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ लगातार संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए संघर्ष करता रहा और जो सालाना इन लोगों का रिन्यूअल होता है उसके विरोध में संघर्ष करता रहा, जिसके कारण अब 60 साल की उम्र तक इनके रिन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 60 साल की उम्र तक ये काम करेंगे, नहीं तो सालाना चढ़ावा देने से लेकर के और चापलूसी करने तक तमाम प्रक्रियाओं के दौर से इन लोगों को गुजरना पड़ता था और इस बीच में कई माह का उनका मानदेय बंद भी हो जाता था, जिससे वे भूखमरी के कगार पर आ जाते थे। ये सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के मानदेय संविदा पर जो काम करने वाले कर्मी हैं उनके अवकाश की भी सुविधा प्राप्त कराने में संघ को सफलता प्राप्त हुई है। ये कुछ सफलताएं हमको मिली है अवकाश संबंधी और 60 साल तक रिन्यूअल नहीं कराने संबंधी, ये सब सुविधाएं हमको प्राप्त हुई। साथ ही जो संविदा कर्मी परमानेंट अस्थायी बहाली के लिए बिहार सरकार के निकलने वाले उस पद पर यदि साक्षात्कार में जाएंगे, यदि इंटरव्यू में जाएंगे तो उनको सालाना 5 मार्क्स और पूरे 5 साल का मैक्सिमम 25 मार्क्स उनको मिलेगा। लेकिन हमारी लड़ाई तो यह है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति का यह विभाग है, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या कृषि हो या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण हो, ऐसे जितने भी विभाग हैं, जिन विभागों की सतत आवश्यकता है, उन विभागों में बिना पद स्वीकृत किए जो विभिन्न नामों से इतने नाम हैं जिनका नाम कहना संभव नहीं है, शिक्षा मित्र है, कोई टोला सेवक है, कृषि मित्र है, कृषि सलाहकार है, कृषि समन्वयक है, तो क्या कृषि बीच में बंद हो जाएगा? क्या पानी पीने के लिए बीच में आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो फिर ये बिना पद स्वीकृत किए इनको नियोजित करके अल्प मानदेय पर रखना, ये एक बिहार के नौजवानों नौजुवतियों का और पूरे भारतवर्ष में ये व्यवस्था है, ये एक बहुत बड़ी उनकी व्यथा है। इसलिए हमारी लड़ाई यह है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग हैं वहाँ पर यदि पद स्वीकृत नहीं है तो सभी, चाहे परियोजना हो, अभियान हो, स्कीम हो, सारे के सारे को योजना में परिवर्तित करके और उस पर अस्थायी रूप से बहाली पद स्वीकृत करके होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। अभी फिलहाल जब तक ये हम नहीं कर सकते हैं तब तक जिस पद के अगेंस्ट में उनको नियोजित किया गया है, संविदा पर रखा गया है, उस पद का जो अस्थायी वेतनमान है और उस पर जो महंगाई भत्ता मिलता है, जो आवास भत्ता मिलता है, जो मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो तमाम को जोड़ करके जो न्यूनतम वेतन मिलता है उसके बराबर उसके मानदेय का निर्धारण किया जाना चाहिए। और जब जब अस्थायी सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता जिस अनुपात में बढ़ता है उस अनुपात में उनका भी महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी महंगाई से जूझने की ताकत प्रदान करने की जिम्मेवारी सरकार की ही है। ये कामों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। और जो विसंगति है मानदेय में कि जो स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध हैं उनका मानदेय कुछ है और जो स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नहीं है, परियोजना में है, स्कीम में है, उनका मानदेय कुछ है। इस विसंगति को भी दूर करके सबका मानदेय एक कर दिया जाना चाहिए। प्रथम फेज में हम इस बात की मांग करते हैं। दूसरे फेज में हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये सभी को परमानेंट करने के लिए पद को स्वीकृत कर देना चाहिए और पद को स्वीकृत करके उस पर अस्थायी बहाली करके वो जिस पद के नाम से वो बहाल हैं उस पद के अनुरूप उन लोगों का वेतनमान तय किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है और ये हमारा संघर्ष है। अभी स्वास्थ्य समिति के लोगों के द्वारा जो लगातार काम करके प्रबंधन कौशल को विकसित करके और जितने भी जो सरकार के स्वास्थ्य में अभियान या परियोजनाएं चल रही हैं उन तमाम परियोजनाओं को सफल करने में ये स्वास्थ्य समिति के लोगों के, इस संविदा पर काम करने वाले लोगों की अहम भूमिका है। और इसलिए स्वास्थ्य समिति में भी HR पॉलिसी का बनाया जाना चाहिए। 2005 से 2012 के बीच ही स्वास्थ्य समिति को
समेट लेना था। भारत सरकार 2012 तक के लिए ही स्वास्थ्य समिति को एनएचएम को लाई थी, एनआरएचएम जो अब एनएचएम के नाम से जाना जा रहा है, वो एनआरएचएम 2012 तक के लिए था। और 2012 के पहले राज्य सरकारों को एचआर पॉलिसी बना करके और इन लोगों की सेवा नियमित कर देनी थी, जो राज्य सरकार ने नहीं बनाया। शुरुआती दौर में केंद्र और राज्य प्रायोजित जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो स्वास्थ्य समिति जैसे है, उसमें 10% आता था सरकार के, भारत सरकार देती थी 90% और 10% राज्य सरकार देता था, जो धीरे धीरे नई आर्थिक नीति के कारण जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी कार्यों में जो बजटों में कटौती हो रही है, उसके कारण अब यह 90-10 के बजाय अब 60-40 के अनुपात में ये हो रहा है। और जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनका मानदेय का भुगतान करने के लिए पीआईपी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जब भारत सरकार के स्वास्थ्य समिति के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य समिति के द्वारा जब उसमें पैसे की बढ़ोतरी की जाती है, तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान की राशि से ही इनके मानदेय का पुनर्निर्धारण होता है। अभी हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे ले जाने में ये संविदा कर्मियों की, ये प्रबंधकीय कर्मियों की, ये जो विभिन्न परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मी हैं, इनकी अहम भूमिका है। और इनकी अहम भूमिका के कारण चाहे वो टीकाकरण का रेशियो हो, चाहे नवजात बच्चों का मृत्यु दर हो, बच्चा मृत्यु दर हो, माता मृत्यु दर हो, रोग के नियंत्रण की स्थिति हो, जीवन की प्रत्याशा हो, ये तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को राज्यांश मद से इन तमाम की सेवा नियमित करके उस पर बहाली करनी चाहिए। सरकार कहती है कि हमको अर्थ का अभाव है। जितने पहले के स्वीकृत पद हैं और पहले के स्वीकृत पद पर लोग काम करते थे और काम करके पहले के स्वीकृत पद पर वेतन का जब भुगतान होता था, तो क्या आज राजस्व, बिहार सरकार का राजस्व घट गया है? जब बिहार सरकार खुद कहती है कि हमारे बजट का आकार बढ़ गया है, तो ये बजट का आकार बढ़ा है, तो बजट का आकार बढ़ा है तो फिर कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थायी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार के योजनाओं को कौन लागू करेगा? सरकार के द्वारा विकास की बनाई गई योजनाओं, मानव संसाधन विकास या सकल घरेलू उत्पाद हो, जो भी बढ़ाना हो, वो मानव संसाधन के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। तो फिर इसमें नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? ये बात स्पष्ट है कि पैसे की कमी एक बहाना है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यदि पैसे की कमी है तो सरकार को वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। यदि पैसे की कमी है तो सरकार को कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये तमाम चीज़ों में सरकार को बढ़ोतरी करनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी करके सरकार को पैसे जुटाने चाहिए। और फिर पैसा खर्च करने का सवाल है, तो वह पैसा कहाँ खर्च होगा, इसकी प्राथमिकता भी सरकार को तय करनी होगी। और प्राथमिकता के आधार पर सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा फंड आवंटित करना होगा। आज नीति आयोग के मुताबिक भारत में बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीचे से दूसरा है और केरल सबसे ऊपर है। तो क्या केरल के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 नंबर पर आने के लिए कोई विशेष फंड देती है और बिहार का फंड काट लेती है? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। और जब डबल इंजन की सरकार है और यही तर्क दिया जा रहा है कि केंद्र और राज्य में जब एक सरकार रहती है तो विकास की गति तेज होती है, तो विकास का मतलब पुल पुलिया बनना भी जरूरी है, बिजली का आना भी जरूरी है। क्योंकि ये पुल पुलिया और बिजली, ये किसी भी जगह उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए, परिवहन के लिए, परिचालन के लिए ये आवश्यक शर्त है। लेकिन किसी भी राज्य का मानव सूचकांक भी आगे जाना जरूरी है। केवल सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाए और मानव विकास सूचकांक नहीं बढ़े तो यह उस राज्य के लिए अच्छी बात नहीं कहा जा सकता है। आज बिहार का मानव सूचकांक, जिसके मुख्य घटक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, बच्चों की ऊंचाई है, मैंने बौनापन नहीं हो, ये तमाम चीज़ों के माप पर जब देखा जाता है तो बिहार की स्थिति काफ़ी बदतर है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब बिहार सरकार निजीकरण पर काम करने वाले तमाम कर्मियों की सेवा
जहाँ पद स्वीकृत नहीं है वहाँ पद स्वीकृत करके सभी की सेवा एक झटके में कलम के एक नोक से नियमित कर दे। आज जो महामारी फैला हुआ है, इस महामारी एक्ट के तहत बिहार सरकार महामारी एक्ट का उपयोग करते हुए सभी की सेवा नियमित कर दे। दूसरी बात, सरकार कहती है कि बिना इंटरव्यू लिए, बिना परीक्षा लिए हम सेवा नियमित नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि वर्ष 80-81 के दौरान चिकित्सकों की जो बहाली एडहॉक पर हुई थी, उस एडहॉक चिकित्सकों की बहाली को बिना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू कराए बिहार सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने सभी की सेवा एडहॉक चिकित्सकों की सेवा नियमित कर दिया था। ठीक उसी प्रकार जितने भी संविदा पर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोग हैं और सहित अन्य ऐसे विभाग जो अस्थायी प्रवृत्ति के काम करने वाले लोग हैं, उनके पद को सृजित कर अविलंब इनकी सेवा नियमित कर दी जानी चाहिए। इस सवाल पर लेकर के बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संघर्ष कर रहा है। हमने इसके क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त की है। हमारे विभाग में एएनएम, ए ग्रेड, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, इनकी सेवा नियमित हुई है। लेकिन अभी भी लैब टेक्नीशियन की सेवा नियमित नहीं हुई है। कितने दिन हो गया उनको एग्ज़ाम दिए हुए, 10 साल से 11 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उनकी सेवा नियमित अभी तक नहीं हो पाई। और फार्मासिस्ट है, परिधापक है, इनकी भी सेवा नियमित नहीं हो पाई है। इनका भी अधियाचना नहीं निकला है। ये शीघ्र निकाल करके इन लोगों की सेवा भी नियमित की जानी चाहिए। साथ ही साथ 10 साल, 11 साल, 12 साल काम करने के बाद जो संविदा कर्मी हैं, उनकी सेवा नियमित हो पा रही है। तो 10, 11, 12 साल के बाद उनको नौकरी करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इसलिए या तो सरकार जो संविदा से रेगुलर हुए हैं उनको सेवानिवृत्ति की सीमा को बढ़ाए, और साथ ही साथ जो 10 साल, 20 साल, 30 साल पर जो एमएससीपी मिलता है, उस एमएससीपी में उनके संविदा अवधि की भी गणना करे। यह मांग हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से करना चाहते हैं। हम संविदा के कर्मियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आखिर 1990 के पहले क्या सरकार आज से ज़्यादा अमीर थी? क्या भारत सरकार और बिहार सरकार का राजस्व 1990 से पहले आज से ज़्यादा था कि उस समय सरकार अस्थायी बहाली करती थी, पद खाली नहीं रहते थे? और आज क्या सरकार का राजस्व 1990 के बाद घट गया है, कम हो गया है? क्या बजट का आकार कम हो गया है कि आज अस्थायी बहाली करने के बजाय सरकार संविदा पर बहाली कर रही है? तो आज तो राजस्व भी बढ़ गया है, बजट का आकार भी बढ़ गया है। यानी नौजवानों को संविदा पर नियुक्ति इसलिए नहीं की जा रही है कि राजस्व कम हो गया है, सरकार गरीब हो गई है, सरकार के पास पैसे की कमी हो गई है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव पर जो नई आर्थिक औद्योगिक नीति इस देश में नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस जमाने से लाई गई है, उस जमाने से ले करके और आज तक यही नीति इस देश में चलाई जा रही है। तो आपको ये समझना होगा कि ये तमाम राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है। और ये राजनीतिक कारण यह है कि आज 2 किस्म की राजनीतिक धारा इस देश में चल रही है। एक राजनीतिक धारा है पूंजीपतियों के, वित्तीय साम्राज्यवादियों की, बड़े बड़े जोत जमींदारों की, और एक राजनैतिक धारा उन गरीब मजदूरों की है, उन संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की है जिनकी सेवा नियमित नहीं हो रही है और जो नौजवान गुलामी की जीवन नौजवान नौजुवतियाँ बिता रहे हैं। एक उनकी धारा चल रही है जो संविदा पर काम करने वाले नौजवान और नौजुवती हैं, जिनके श्रम का शोषण हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिनका अपमान हो रहा है। उनको इस बात को समझना होगा, उनको और उनके परिवार को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी और वैसे धारा को, वैसे ताकत को मजबूत करना होगा जो निजी कृत के खिलाफ है, जो नई आर्थिक औद्योगिक नीति के खिलाफ है, जो पूंजीपति और कारपोरेट पर, जोतदार पर, जमींदार पर टैक्स लगा करके, राजस्व जुटा करके और उस राजस्व का खर्चा नीचे खाली पदों पर बहाली करने पर लगावे, उचित वेतनमान देने पर लगाए। वैसे दोस्तों को मजबूत हमें करना होगा। आप तमाम साथियों का, जिन लोगों ने इस लाइव में हिस्सा लिया, उन तमाम साथियों का, जो आगे आने वाले हमारे साथी बाद में सुनेंगे, उनका, तमाम साथियों का अभिनंदन करते हैं। और इस निजीकरण के खिलाफ, इस संविदाकरण के खिलाफ 9 अगस्त को
बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अनुबंधित पैरामेडिकल संघर्ष समिति के बैनर के तले एक प्रदर्शन बिहार के तमाम सिविल सर्जनों की यहाँ करेगा। और बिहार आज अनुबंधित पैरामेडिकल संघर्ष समिति 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार को यह स्पष्ट नोटिस देने का काम करेगा कि यदि हमारी सेवा नियमित नहीं की गई तो हम किसी की सेवा भी अस्थायी नहीं रहने देंगे। इस संकल्प के साथ हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग मैदान में उतरेंगे कि स्वास्थ्य सेवा को संविदा मुक्त करना है और नहीं तो बिहार को हम किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे, बिहार के स्वास्थ्य विभाग को नहीं चलने देंगे। पुनः आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए हम अनुरोध करेंगे जो संविदा पर काम करने वाले हमारे नौजवान भाई बहनें कि एकजुट हो, संघर्ष करो। आगे आने वाला वक्त आपका है, आगे आने वाला भविष्य आपका है। इनकलाब जिंदाबाद, चिकित्सा संघ जिंदाबाद, अनुबंधित पैरामेडिकल संघर्ष समिति जिंदाबाद, संविदा पर काम करने वाले सभी साथी जिंदाबाद।